अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज वो मौज़ूआत जिन पे हम शामी साहब से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला मौजू है कि आशूरा मुहर्रम में दहशतगर्दी के 11 वाक़यात हुए हैं, 68 जाँ बहक और 230 ज़ख्मी। और ईरानी सदर ये भी कहते हैं कि उलमा शिया सुन्नी इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। और फिर इसके बाद तुर्की की कंपनी माफ़ कीजिएगा, उसके बाद लाहौर में जहरीली दवा पीने से 16 अफराद और वैगन में सिलेंडर फटने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। और मिस्र के सदर मोहम्मद मुरसी के खिलाफ जजों की हड़ताल है। और फिर तुर्की की कार के कंपनी से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि $12 करोड़ वसूल किए जाए और अगर ये रकम वसूल ना की गई तो नैब के चेयरमैन जिम्मेदार होंगे। शाम साहब से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। शाम साहब, आशूरा मुहर्रम जिस तरह इंतज़ामात किए गए थे कि मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए, डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी गई कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वाक़यात हुए। असल में आप जो वाक़यात बयान कर रहे हैं ये अशराए मुहर्रम के हैं। जी, अशराए मुहर्रम के, हाँ, बिल्कुल। तो 10 दिन के। जी, 10 दिन के वाक़। और 10 दिन ये पाबंदी नहीं रही। हाँ, पाबंदी आखिरी ये पाबंदी सिर्फ 2 दिन रही और बहुत मामूली वाक़यात हुए हैं। अगर ये पाबंदी ना होती, वो इंतज़ामात ना होते, रहमान मलिक साहब को दाद भी तो देनी चाहिए। और चारों सूबों में जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस वाले हैं, जो सरकारी अहलकार हैं, उन्होंने जांफशानी से काम किया है और कोई बड़ा सानेहा रूनुमा नहीं हुआ। पिंडी वाला एक वाक़या हुआ था। हाँ, पिंडी वाला वाक़या हुआ है, वो भी पहले हो गया। हाँ बिल्कुल, यानी वो D8 कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी उस मौके पर हुआ जी। लेकिन उसके बाद हालात को काबू में कर लिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि इंतज़ामिया ने काबिल इत्मीनान। मैं ये समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी, बड़ा खलफशार हो सकता था। और कितने लोग पकड़े गए हैं खुदकुश धमाके करने की तैयारी करने वाले, असला पकड़ा गया है। तो इस दौरान, मुहर्रम के दौरान, एक बेहतर काम किया है इंतजामिया ने, खास तौर पर उन 2 दिनों के दौरान जो 9 और 10 मुहर्रम है। तो उनको इसकी जरा हौसला अफजाई भी कर दे जी। हर वक्त देखिए, हम मक्खी दानिश्वर न बने। लेकिन हम सब DI खान में तो आप देखें ना, वहां पे तो हुआ, वहां तो हुआ है ना जी। वहां भी जब मोबाइल फोन बंद नहीं किए गए और कोताही हुई, ये हर जगह होता। देखिए, मक्खी दानिश्वर पता कौन होता है? ये नहीं आपने मुझसे पूछा। मैं वही अर्ज करना चाह रहा, मैं डर इस बात से रहा था कहीं आप कहें आप जैसे। नहीं, आप जैसे नहीं कहेंगे, खुदा ना खास्ता। बात यह है कि जैसे आप देखिए, एक कमरा है, इसमें बड़ी सफाई पड़ी है, हर चीज तरतीब से है। एक छोटा सा जर्रा अगर कहीं गंदगी का है तो वहीं आके मक्खी बैठ जाएगी। और ये देखिए, इसलिए हम वो दानिश्वर ना बने, चीजों को सही तनाजुर में देखें। जो चीजें ठीक हो गई हैं वो ठीक है, जो गलत हैं वो गलत है। लेकिन शामी साहब, जो गवर्नेंस का ये तरीका है कि फ़ोन बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो, अगर आप इस तरीके को वुसअत देते हैं तो फिर सोसाइटी को, समाज को कैसे चलाएंगे? एक दिन कहीं कहा जाएगा कि आप घरों से भी बाहर ना निकलो, सड़कें भी बंद कर देते हैं। आप तरह के दानिश्वर यही नुक्ते उठाते रहते हैं। देखिए, मुझे एक साहब ने SMS किया कि कैद खाना बन गया था पूरा मुल्क, पाबंदी थी जनाब मोटरसाइकिल पर, कैद से रहाई की मुबारक। मैंने जवाबी SMS किया उनको कि मौत से कैद बेहतर है। देखिए, एक हंगामी सूरत हाल में है हम, जलगार है हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर वो लोग घुसे हुए हैं। उनका मुकाबला करने के लिए हमें चौकस होना है। तो ये जो 2 दिन है, तो देखिए पूरे मुल्क में हजारों इज्तिमात हो रहे होते हैं जी। जुलूस निकल रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, मजालिस बरपा है। कोई दुनिया की सिक्योरिटी फोर्स ऐसी है जो इतने बड़े इलाके पर, जैसा पाकिस्तान का इलाका है, चप्पे चप्पे पर खड़ी हो जाए? नहीं, आप देखिए किस किस जुलूस को सिक्योर किया जाए। इसीलिए बाज लोगों ने यह कहा कि जुलूसों को महदूद करना चाहिए और इनकी तादाद कम से कम हो जाए। लेकिन उस वक्त भी मैंने यही अर्ज किया था और यही अर्ज करता हूं कि देखिए, जो लोग जुलूस निकालते हैं उनके लिए ये अकीदे का मसला है। अगर वो इस बात पर आ जाएं कि कोई जहां जरूरी एहतियाती तदाबीर का तकाजा हो वहां उनका ख्याल रख ले, तो फिर तो ये हो सकता है। वगरना तो जो चाहें वो जिस तरह चाहे, उनको हक हासिल है। लेकिन शामी साहब, जो इससे अकीदे की बात आपने की, तो ईरानी सदर ने तो एक बात की है, उन्होंने कहा कि ये इख्तलाफात भी कहीं हम सुलझा सकते हैं। देखिए, ईरानी सदर ने तो ऐसी बात की है
کہ میرا دل کیا کہ ان کا منہ چوم لوں. اچھا. انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے یا سنی تھے؟ مسلمان تھے. نہ وہ شیعہ تھے نہ سنی تھے. تو پھر یہ دیکھیے یہی بات جب قائد اعظم سے پوچھی گئی تھی کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی، تو انہوں نے کہا تھا رسول اللہ کیا تھے. تو سوال کرنے والا چپ رہ گیا. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایرانی صدر نے، حالانکہ وہ فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے، اور جو ایران ہے وہ فقہ جعفریہ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق ایک اسلامی جمہوری مملکت ہے، اور ولایت فقیہ جو ہے وہاں جو بڑے فقیہ بیٹھتے ہیں ان کی کنٹرول میں ہے سارے معاملات ان کے، وہ سب فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی دوسری فقہ سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان، ایران اور پاکستان کے علماء مل بیٹھے اور جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں ان کو بھی طے کریں. یہ فرقہ وارانہ معاملات سے کیا ہم سمجھے عقائد پہ کوئی کانفرنس بیٹھ نہیں، بات یہ ہوگی کہ آپ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں. آپ نے کس طرح اظہار خیال کرنا ہے. دیکھیے اہل بیت جو ہیں وہ تو سب کا مشترکہ اثاثہ ہے. بالکل. صحابہ کرام کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کے کتنے تقاضے ملحوظ رکھے جانے چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں. اور ہمارے دیکھیے ایک طرف تو یہ بات ہوئی، دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے وہ ملک اسحاق صاحب ہیں، جو کبھی لشکر جنگوی ان کے نام لگتا ہے، کبھی سپاہ صحابہ ان کے نام لگتی، اپنا ان کا ایک دبدبہ، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس، وہ نظر بند ہے لیکن نظر بندی کے دوران پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں ذاکرین اور یہ جو مال خطبہ ہے اور تبرہ نہ کریں، یعنی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنا موقف بیان کریں صحابہ کرام کی، جی، تو یہ میں خود جلوسوں کی حفاظت کے لیے چلوں گا. تو میں جو ان کا یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ، میں تو سمجھتا ہوں کہ محرم کے دوران بھی تمام جو ذاکرین ہیں اور تمام جو خطیب ہیں ان کی تقریروں کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، ان کو مانیٹر کیا جانا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی علماء کرام، خواہ وہ سنی ہوں، خواہ وہ شیعہ ہوں، خواہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کے آداب کیا ہے، اور ان کا ریکارڈ رکھیں، ان کو آپ ٹیپ کریں، مانیٹر کریں، تاکہ کوئی آدمی وائلیٹ نہ کر سکے. ویسے آپ نے بڑی زبردست تجویز دی ہے، لیکن علماء کیا اس کو مان لیں گے؟ علماء بھی مانیں گے اس کو. ملی یکجہتی کونسل علماء نے بنائی تھی، سارے شیعہ سنی اکٹھے تھے اور پی این اے میں اکٹھے تھے. تو اس سے پہلے آپ دیکھیے 22 نکات جو علماء کے بنے تھے اس میں شیعہ اور سنی علماء سب اکٹھے تھے. جی شمس صاحب، ویسے یہ خواہش اپنی جگہ، لیکن یہ عمل کا روپ دھار سکتی ہے؟ بھائی دھارتی رہی ہے، ساری قومی تحریکوں میں شیعہ سنی ساتھ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے انیق احمد صاحب نے تو ایک بات ایسی کہی کہ محاورہ ہو گئی. انہوں نے کہا جیسے سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں. بلا شبہ. شمس صاحب، ایک بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمس صاحب، آپ شیعہ سنی اتحاد کی بات کر رہے تھے، کوئی مثال سے مجھے واضح کریں گے، مثال بتائیں لوگوں کو کہ کہاں کہاں شیعہ سنی اور کیسے کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں یا ہوئے تھے؟ جیسے آپ تحریک پاکستان میں شیعہ سنی سب اکٹھے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو نہیں کہا تھا یہ سنیوں کے لیے بنے گا یا شیعوں کے لیے بنے گا یا دیوبندیوں کے لیے بنے گا یا بریلویوں کے لیے بنے گا. ہاں، یہ بات تو نہیں. مسلمانوں کے لیے بنے گا. اس میں شیعہ بھی موجود تھے، سنی بھی موجود تھے. اور قائد اعظم کے بارے میں تو سنی کہتے ہیں وہ سنی تھے اور شیعہ کہتے ہیں وہ شیعہ تھے. یعنی وہ اس قسم کے مسلمان تھے کہ فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے تھے. لیکن بے شمار ہمارے شیعہ بھائی ہیں جو فور فرنٹ میں رہے پاکستان موومنٹ کے. راجہ غضنفر علی کو دیکھ لیجئے، راجہ صاحب محمود آباد کو دیکھ لیجئے، اور بے شمار دوسرے دوست. تو اس لیے تحریک پاکستان میں اکٹھے رہے. اس کے بعد اسلامی دستور کی جو مہم چلی اس میں اکٹھے تھے. جو 22 نکات علماء نے طے کیے اکٹھے ہو کے کراچی میں 1951 میں، اس میں جناب علماء شیعہ اور سنی ساتھ تھے. مفتی جعفر حسین مجتہد، انہوں نے دستخط کیے جناب شیعوں کی طرف سے، اور دوسرے لوگ بھی تھے.
اور دیکھیے اظہر حسن زیدی صاحب تھے، بڑے جید عالم دین تھے. اور دوسرے اب یہاں پھر اس کے بعد جو قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، شیعہ سنی سارے اکٹھے تھے. پھر دیکھیے آپ کوئی ایک تحریک ایسی نہیں بتا سکتے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف چلائی ہو. میں نے اگلے موضوع پہ جانا، لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، میں روک نہیں پا رہا اس کو. یہ بتائیں کہ آپ تو سنی ہیں، سنی اور کیا ہوں؟ آپ کی سنی ہونے کی شناخت ویسے متاثر ہو رہی ہے. بعض لوگوں نے مجھے فون کر کے سنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں فرقہ وارانہ لڑائی کر رہا ہوں. لیکن جس طرح آپ کلوز لا کر لیا. جب مولانا عبدالستار نیازی صاحب تھے مذہبی امور کے وزیر، ایک بات کہا کرتے تھے، اپنے مسلک کو نہ چھوڑو، دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو. بات یہ آپ اپنی انٹرپریٹیشن پر قائم رہیں، دوسرے کو اپنی جگہ قائم رہنے دیں، دلائل کا تبادلہ کریں، ایک دوسرے کی غلطی واضح کریں، دلیل سے واضح کریں، اور یہ مکالمہ جاری رکھیں. ہمارے یہاں جاری رہا ہے. 1500 سال سے مسلمانوں کے مختلف مسالک جو ہیں وہ بحث و تمیز کرتے رہے ایک دوسرے سے. آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو جناب سنی ہوں باقاعدہ، اور کئی 100 سال سے سنی ہوں. جی تو آپ اس لیے مجھے اس میں مگر ایسا سنی نہیں ہوں جو کہ دوسروں کے خلاف جدوجہد کو جہاد سمجھتا ہے. چلیں شام صاحب، اگلے طرف یہ بڑا اچھا کیا آپ نے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے ویسے پوچھا تھا. ہر آدمی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے معاملات طے کرنے کا حق رکھتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق، دین کے مطابق. دیکھیے آپ نے بار بار مجھے کئی دوستوں نے کہا جی آپ نے یہ جو جلوس ہے اور مجلسیں ان کی، بھائی جلوس اور مجلسیں جو لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اکٹھا ہونا جو ہے لازم سمجھتے ہیں، ان کو اس کا حق حاصل. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان پر اعتراض کروں. میں اپنا جو طریقہ اختیار کروں کر لوں. تو یہی بات میں عرض کرتا ہوں، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال، الفاظ پر قابو، اور توہین کا کوئی پہلو زبان سے نہ ہو سکے، ادا نہ نکل سکے لفظوں میں. شام صاحب، اگلی خبر جو ہے وہ لاہور کے بارے میں. لاہور میں آج 2 بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، ایک دوائی والا اور ایک وہ ویگن والا. وہ دوا والا واقعہ تو جو ہے 2 دن سے چل رہا ہے، اب 16 افراد مر چکے ہیں. وہ کھانسی کا شربت کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ کھانسی کا شربت نہیں ہے، وہ دراصل دیسی شراب ہے جو کھانسی کے شربت کے لیبل پہ بیچی جاتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے معلوم کیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ جناب کوئی ایلوپیتھی دوائی نہیں ہے. اچھا، وہ کیا؟ وہ ایک طب مشرق کا شاہکار ہے. تو کوئی حکیم صاحب ان کو بناتے ہیں، تو حکیم صاحب کے لیے نہ ڈرگ انسپیکٹر، نہ کوئی چیکنگ، نہ کوئی لیبارٹری، اور وہ یہ زہر بیچتے ہیں، اور زہر لوگ خریدتے ہیں اور پیتے ہیں. کوئی بچوں کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے بھی غلطی سے پی لیا. تو دراصل وہ کھانسی کا شربت نہیں ہے، کھانسی کے شربت کے نام پر دیسی شراب تھی جس نے جانیں لی ہیں. اور یہ دیکھیے، ہم ایلوپیتھی دوائیوں کو روتے رہتے ہیں، ان کے لیے ڈرگ انسپیکٹر مقرر ہیں، چیکنگ کے پیمانے مقرر ہیں، پھر بھی ناقص دوا بن جاتی ہے. اور یہ جو ہماری ہومیوپیتھی ہے اور جو ہماری جناب یہ طب مشرق ہے، اس کا نسخہ کیا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کس کا ہے، اس کی لیبارٹری کون ٹیسٹ کرے گا؟ کوئی توجہ نہیں ہے ہماری اس طرف. لیکن ان کے اشتہار جگہ جگہ لگے ہوئے تو ہر یہ سڑک. کتنی شرم کی بات ہے. ہم کوئی چیز کرنا نہیں چاہتے، صرف لپ سروس کر رہے ہیں. اور شام صاحب، جو ویگن والا، اور ویگن والا بھی وہی بات ہے. دیکھیے آپ کے پاس کوئی گورننس کا معاملہ رہا ہی نہیں. وہ اب ایک ایل پی جی آ گئی ہے، ایک سی این جی ہے، 2 سلنڈر لگوا لیے. سلنڈر ناقص ہیں، معیاری کمپنیوں کے نہیں ہیں، اور بوگس سلنڈر لگائے جاتے ہیں کمزور. پھر وہ اس طرح رکھے جاتے ہیں ویگنوں کے اندر کہ ٹھوکر لگتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے. پھر ٹھوس کے آپ 8 کلو کی اگر کیپیسٹی ہے تو 8.5 کلو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے ہم جنگل میں بس رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ٹریفک رولز جو ہے ان کو دیکھ لے کیا ہے. ڈرائیونگ لائسنس جو ہے کوئی ادا کو بناتا ہے معقولیت کے ساتھ، کوئی کیئر نہیں کرتا، اور سفارش دے کے پیسے سے لائسنس بنتے ہیں. گاڑیاں جو ہیں ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، سلنڈر کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. موت کے یعنی چلتے پھرتے جو ہے نا فرشتے، جی بلکہ جن کہیں، وہ چلتے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. جو بچ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وگرنہ ہمیں مر جانا چاہیے ہر شخص کو.
शाम साहब, मिस्र से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और परेशान को। जी, मैं मिस्र पहुंच गया, उसकी वजह के वक्त कम हो रहा है तो मैंने कहा साथ साथ ये भी डिस्कशन होती रहे। अच्छा। मिस्र से जो खबरें आ रही है वो ये है कि तंग हो रहा है, तंग हो रहा है ठीक है जी। तो जो मिस्र से खबरें आ रही हैं उसमें ये कि अदलिया जो है वो सदर के खिलाफ खड़ी हो गई है। देखिए, जो मोहम्मद मुर्सी साहब है जी, सदर, पहले बाकायदा मुंतखब सदर जमहूरिया मिस्र के, इससे पहले जितने भी सदर मुंतखब हुए हैं, सदर पहले बने हैं, इंतखाब का ढोंग बाद में रचाया गया तो ये पहले मुंतखब सदर हैं। और इन्होंने तो देखिए हमास से अखवानुल मुस्लिमीन के ताल्लुकात है, लेकिन गाजा में इसराइल और हमास के दरमियान अमन कराया, उसकी दाद पूरी दुनिया से वसूल की। क्लिंटन साहबा भी फरमा रही है शाबाश, ओबामा साहब भी कह रहे हैं शाबाश, पूरी दुनिया में वाहवाह हो रही है, यूरोपीय यूनियन कह रही है। अब मुर्सी साहब जो है वो इनकलाब लेके आए हैं जी। उन्होंने सोच, ये जो उनके जज है ना, ये जो अदालतों के जज हैं, ये जनाब हुस्नी मुबारक साहब के मुकर्रर किए हुए सारे के सारे। अच्छा, मैं समझ रहा था पाकिस्तान से क्यों जा रहा है वहां। पाकिस्तान से नहीं जा रहा, वो हुस्नी मुबारक साहब के जज जी। उसी तरह उनकी इंतजामिया है और ये बेचारे फंसे हुए हैं बीच में। अब उनसे निपट रहे हैं, अब उनसे निपटते निपटते जोश में आ गए और एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि मेरे किसी हुक्म पर और दस्तूरसाज असेंबली के किसी फैसले पर कोई अदालती नजरसानी नहीं हो सकती। ठीक है। और उनका कहना यह है कि ये दस्तूर जो है जब तक वो नहीं बनता उस वक्त तक के लिए ये अबूरी हुक्म है। दुरुस्त। लेकिन जिस तरह ये जारी किया गया है, हाँ। उसने उनको एक मुश्किल में मुब्तला कर दिया, क्योंकि उनके सारे मुखालिफिन, देखे बात ये है, मुर्सी साहब जीते थे 1%, 1.5% वोटों की अक्सरियत से। ठीक है। तो उनके मुखालिफिन भी बड़ी तादाद में हैं, हुस्नी मुबारक के मुतल्लकीन भी मौजूद हैं। तो उन्होंने जो फरमान जारी किया, लोग खड़े हो गए, कोई जी हुस्नी मुबारक जिंदा हो गया जी, किसी ने कहा फिरौन जिंदा हो गया, कि ये सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं जी, और अपने पास कंसंट्रेशन हो गई है इनकी। तो पाकिस्तान से कुछ मदद ले लेते, यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में तो अब जमहूरियत आ गई है पक्की। नहीं, लेकिन अदलिया और सदर जो है, अदलिया अभी जमहूरियत तरीके से काम कर रही है और सदर साहब भी जमहूरी तरीके से बैठे हुए हैं। एक दूसरे से थोड़ा बहुत इधर उधर छेड़छाड़ हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। और मिस्र जो है जी, उसकी जमहूरियत, उसको काबू में करना है। अब मुफ्ती साहब का ख्याल है कि उधर मैं कोई कार्रवाई करूं, दस्तूर बने, अदालतें वहां स्टे जारी कर दें, कोई फरमान जारी कर दें, उनको रोकें। जी। मगर ये जरा बेएहतियाती हो गई है। कोई अभी रहेंगे ना, वो इक़्तिदार में रहेंगे ना। तो एक ब्रेक का वक्त है कि ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मोहम्मद मुर्सी साहब की। मोहम्मद मुर्सी साहब बाकी रहेंगे वैसे अपने इक़्तिदार में? बाकी रहेंगे। देखिए, उन्होंने जो फौज है उसको तो बड़ी हद तक कमजोर किया है। जो 70 साल 75 साल के जर्नैल बैठे हुए थे अभी तक। अच्छा, इतने पुराने जर्नैल भी थे? उनको रिटायर कर दिए। अब वो फौज चाहती है कि हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल रहे। अच्छा, ये हर फौज के दिल में ख्वाहिश तो होती है ना। अब ये मुश्किल है बदले हुए हालात में फौज को कोई किरदार देना। लेकिन बहरहाल मिस्र की फौज है, उस पे भी बड़े असरात हैं अमेरिका के, इसराइल के। अमेरिकी हथियारों से वो लेस है। ठीक है। इसराइल के साथ सुलह हो चुकी है, तो अब सुलह के भी फायदे वो उठा रही है। तो मुर्सी साहब उसकी आंखों में तो खटकते हैं, इसलिए उनको जरा एहतियात से कदम बढ़ाना होगा। उनके वजीर इंसाफ जो हैं जी, उन्होंने भी टीवी इंटरव्यू दे दिया उनके फरमान के खिलाफ। उन्होंने कहा मैंने तो कहा था कि ये ना कीजिए, उन्होंने कर लिया। शाम साहब, वैसे एक बात ये भी कही जा रही है कि ये जो हुकूमत है मोहम्मद मुर्सी साहब की, ये तशद्दुद को और मुतशद्दद हुकूमत, एक्सट्रीमिस्ट कर रही है। नहीं, एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत नहीं है, बड़ी सॉफ्ट हुकूमत है और बड़ा फूंक फूंक के वो कदम रख रहे हैं। लेकिन ये जो उनसे जरा बेहतियाती हुई है, अब उनके वजीर इंसाफ ने कहा है कि वो बीच बचाव कराने को तैयार है। जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर वो ये हुक्म जो है सिर्फ
असेंबली जो दस्तूर साज असेंबली है उसके फैसलों के बारे में जारी करते कि वो जो उसके फैसले हैं दस्तूरी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा तो उसका वजन होता और कोई उसकी मुखालफत ना कर सकता। ये जाती जो अपने फरामीन है खा वो कितनी ही नेक नियति से क्यों ना जारी किए जाए या जारी करने का इरादा हो तो उससे एक पोजीशन उनकी जरा कमजोर हुई है। तो पाकिस्तान ना आने की एक वजह ये उनका इंटरनल क्राइसिस भी हो सकता है। नहीं, गजा का अच्छा, वो गजा उस वक्त तो सीज फायर हो रही थी ना और उसको मॉनिटर किया जा रहा था, बड़े नाजुक मामलात थे और हालात थे, तो तवक्को रखनी चाहिए क्योंकि जो मरसी साहब है वो मोरसी साहब उनके वो तो कोई आसमान से तो टपक नहीं पड़े, ना किसी बगावत फौजी बगावत की पैदावार है, उनकी जड़ें अवाम में हैं और एक सादा मजाज के सच्चे मुसलमान हैं। तो तवक्को रखनी चाहिए कि वो जरा एहतियात के साथ अपने मामलात को संभालेंगे। मिस्र की अदलिया पता नहीं क्या करेगी, खैर नहीं, अदलिया वहां मिस्र की अदलिया क्या है, वो तो अंगूठा छाप है, तो डोगर कोर्ट से सारी की सारी। लेकिन हमारी अदलिया ने नहीं, हमारी अदलिया तो एक आजाद अदलिया है, उनके यहाँ अंगूठा छाप है, हुस्नी मुबारक की अदलिया है, अच्छा, उनके नॉमिनेटेड जज है। तो बहरहाल फिर भी जब जमहूरियत है तो उसमें आपको ज़ाब्ते और कायदे का ख्याल रखना ही पड़ता है। और जो हमारी अदलिया ने किया है वो भी बड़ा एक काम किया है। वो शाम साहब उन्होंने कारके के जहाज तुर्की कंपनी के रोक लिए, उन्होंने कहा 12 करोड़ डॉलर रुपया दो, 12 करोड़ डॉलर दो तब जाओगे। हाँ, वो नैप ने तो कोई कम रकम बनाई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये रकम कुछ इसमें इजाफा कर दिया है। अब देखते हैं कि तुर्की की हुकूमत क्या कहती है और हमारी हुकूमत क्या कहती है। तुर्की ये मसला कभी हल हो सकता है? तुर्की गवर्नमेंट कहते हैं कि वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और ये चीजें हो जाएंगी। देखिए, ये असल में अदालती मामलात अपनी जगह है, अदालतों को तो देखिए उसके मुताबिक फैसला कर रहे हैं। जो आपने एग्रीमेंट किया है उसकी पाबंदी हुई है या नहीं हुई। अगर तुर्की की हुकूमत के सामने भी ये सारी तफसीलात रखी जाए तो वो भी शायद हालात पर असर गौर करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता और तुर्की की हुकूमत समझती है कि नहीं उनके पैसे ज्यादा बनते हैं, तो हुकूमत अपने तौर पर वो रकम अदा कर सकती है, अपने तौर पर कोई कंसेशन दे सकती है। यानी जो दो मुल्कों के आपस के ताल्लुकात हैं वो छोटी मामूली रकम से खराब नहीं होने चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि तुर्की जो है वो हमारा खैर खा है, दोस्त है, भाई है, वो पाकिस्तान को इन चंद डॉलरों के इवज नाराज नहीं करेगा। लेकिन उसके वजीर आज़म पाकिस्तान जो है उसके वजीर आज़म एक दफा कह चुके हैं कम अज कम कि इससे क्वेश्चन मार्क्स लग सकते हैं। वो अगर देख ले, सारे मामलात को देख ले और अगर उनकी राय फिर भी वो हो तो फिर हुकूमत जो है ना वो मामलात तो फिर करने पड़ेंगे। यानी देखिए, अदलिया का एहतराम अपनी जगह है जी, लेकिन ये जो बड़े नाजुक मामलात है खारजा ताल्लुकात के, ये अदालतों के सुपुर्द नहीं किए जा सकते। वो तो फैसला करना पड़ेगा हुकूमत को। चलिए, हम समझे खसारा ही सही अगर करना पड़े तो जी। लेकिन शाम साहब, ये रेंटल पावर केस जो है ये कोई लंबा खिंचता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं इसको अब तो सिमट किया है ना, कारके की हद तक सिमटा है तो बस अब, लेकिन आप देखें कि बाकी केसेस जो है तो वो सिमटते चले जा रहे हैं। देखिए, अदालती काम जो है ना जी, वो फैला हुआ होता है। अदालतों में समरी ट्रायल नहीं होता। ये कोई तालिबान की अदालतें नहीं है। ये तो इनको तो वकीलों की बात भी सुननी होती है, एक फरीक की भी सुननी है, दूसरे की भी सुननी है, फिर फैसले भी करने हैं। लेकिन बहरहाल खारजा ताल्लुकात जो है वो हम अदालतों की खिदमत में पेश नहीं कर सकते। हमें अपने खारजा ताल्लुकात को खुद देखना होगा, उनकी हिफाजत करनी होगी। शम्स साहब, अदील वड़ाइद साहब जो है वो आज खुद कमरा अदालत में मौजूद थे और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त भी लाइन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम। अदील, ये कारके के केस के बारे में बताइएगा, क्या हुआ जनाब? अदालत में क्या हुआ आज, जरा बता दीजिए जल्दी जल्दी। जी, दिलचस्प बात यह है कि आज अदालत में जब इस केस की समाअत हुई तो जो नैब हुकाम है जो इस बात पर मुसर थे कि जो कारके के जिम्मे सिर्फ 1 अरब 63 करोड़ रुपए की रकम वाजिब अदा बनती है, अब आज उन्होंने एतराफ़ किया कि ये रकम जो है 11 अरब रुपए बनती है, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि जो ये रकम है इसको वसूल किया जाए। लेकिन फैसल साले हयात जो हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये रकम इससे भी ज्यादा बनती है, जिस पर अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिखवाया कि अगर ये रकम इससे ज्यादा हुई या कारके का जहाज जो है ये रकम अदा किए बगैर ही पाकिस्तानी हदूद छोड़ गया तो जो ये रकम है ये फिर चेयरमैन नैब से वसूल की जाएगी, चेयरमैन नैब जिम्मेदार होंगे। इस केस को जो है आज निपटा दिया गया है। फैसल साले हयात की जो दरख्वास्त थी ये। जी हाँ, ठीक है। देखिए, जो ज़ाब्ते कायदे के मुताबिक जो रकम है वो तो बनानी चाहिए ना। अब वो रकम इतनी है
और नैब भी उससे एग्री कर गई। नैब दे देगा, मुझे तो इस बात पे थोड़ी सी देखिए वो तो एक प्रेशर होता है, अदालत का अपना एक हुक्म है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर इसमें कोई कंसेशन देना पड़े या हुकूमत पाकिस्तान ये महसूस करे कि तुर्की की हुकूमत जो है वो कुछ नाराज हो रही है, तो पहले तो उनको पूरा उनको एतमाद में लेना चाहिए, और फिर एक किसी और तरीके से कंपनसेशन हो सकती है इसका। लेकिन देखिए मैं एक बात अर्ज करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो भी कायदे और ज़ाब्ते में होनी चाहिए। ये कायदे और ज़ाब्ते के बगैर इन्वेस्टमेंट ना तो कोई आंखें बंद करके करता है और ना आंखें बंद करके वसूल करनी चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो पैसे ले लेते हैं ना लोग, लाइसेंस देने के फिर और इस तरह की तो चीजों फिर भुगतना होगा ना। देखिए बात यह है कि हम अदालत जो है उसका काम है उस मुआहदे के मुताबिक फैसला करना जो लिखा गया है। ठीक, शामिद साहब एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 04236296 हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक है और ईमेल्स हैं, उस पर आप कर सकते हैं, और फिर हमारी SMS है, उस पर भी आप अपना सवाल सेंड कर सकते हैं। उसका हम जवाब इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। सेगमेंट है आपके सवालात का और शामिद साहब के जवाबात का। तो शामिद साहब मैं सबसे पहले जो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ज़ुबैर अहमद साहब ने भेजा है, और ज़ुबैर अहमद साहब ने एक खासा नाजुक सवाल भेजा है। इस सवाल के दो हिस्से। पहला सवाल तो ये है कि वो ये कहते हैं, ऑब्जर्वेशन है कि जो दहशत गर्दी को शिया और सुन्नी में तकसीम करके बुनियादी तौर पर हम दहशत गर्दों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ये सिंपल दहशत गर्दी है, इसको मज़हब के खाने में नहीं रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो आपने जुलूस के हवाले से बात की थी, उससे कहते हैं कि शामिद साहब आप और आप जैसे लोगों की जुलूस बंद करने की जो ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि मुझे इससे इत्तफाक है कि दहशत गर्दी है, लेकिन दहशत गर्दी को जो महमीज मिलती है, जो उसको तैयार किया जाता है दहशत गर्दों को, वो मज़हब के नाम पर किया जाता है जो तैयार करने वाले हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जुलूस का, मुझे तो दूसरे अभी हमारे सुन्नी भाई कह रहे हैं कि जनाब आप जुलूसों के हक में गुफ्तगू कर रहे हैं जी, और ये पता नहीं इन्होंने गुफ्तगू सुनी नहीं। जरा सोच के समझ के सुन के बात किया करें। मैंने यह बात कतन नहीं कही, मैंने कहा कि दस्तूर बंद करने या निकालने का फैसला वो कर सकते हैं वो भाई हमारे फिका जाफरिया के जो निकाल रहे हैं, बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ना हमारा मुतालबा। लेकिन उन्होंने ये समझा था। मगर बात सुन लें पहले जी, हमारे बहुत ही सीनियर कॉलम निगार जी अर्शेर कावस जी अल्लाह को प्यारे हो गए। वो एक अपनी शान रखते थे, एक मजजूबियत थी उनके अंदर, बिजनेसमैन थे और बड़े बिजनेसमैन रहे एक ज़माने में तो, और बड़े दौलतमंद पारसी घराने से ताल्लुक़ था उनका, लेकिन उनकी गुफ्तार और उन कमाल थी, किसी का लिहाज नहीं करना, और किसी के सामने जाना है तो लाग लपेट के बगैर बात करनी, और अंग्रेजी में कॉलम लिखते थे, एक ज़माने में तर्जमा होकर वो मुख्तलिफ अखबारों में छपता था। बिल्कुल, और एक कॉलम हफ्ते में लिखें और दुनिया में उसकी गूंज हो, पूरे पाकिस्तान में लोग पढ़ना चाहें, ये उनका इम्तियाज था। बिल्कुल, और या फिर हमारे अयाज अमीर साहब हैं, उनका इम्तियाज है। हफ्ते में एक बार लिखो, हफ्ते में एक बार लिखो और गूंज बाकी रहे आपकी हफ्ता भर। तो अर्शेर कावस जी को अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून नसीब फरमाए, और मेरा नहीं ख्याल है कि उनके जो भी पसमानदगान हैं वो उनको सब्र दे। बिल्कुल, और हमारे जो लिखने वाले हैं उनको ये बताए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक इस लिहाज से दे कि आप बेलाग लपेट बात कह सके। अब्दुल हलीम अभी बात खत्म नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे भाई हैं, अजीज हैं हामिद मीर साहब जी, उनकी गाड़ी के नीचे से कोई बारूदी मवाद जो है वो मिला है। बिल्कुल, तो उसकी तहकीकात का तो ऐलान किया है रहमान मलिक साहब ने जी, लेकिन उसकी तहकीकात होनी चाहिए, मुजरमों का सुराग लगाना चाहिए जिन्होंने ये घनौनी वारदात की है या करने की कोशिश की है। हामिद मीर साहब से इख्तलाफ हो सकता है, वो बड़े होनहार और बड़े दबंग हमारे अखबार नवीस हैं, हमारा असासा है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और खुश रखे। आमीन। शामिद साहब, अब्दुल हलीम साहब कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शामिद साहब।
हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मेरा सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ साहब अगला इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे? जनाब, अगर आप वोट देंगे तो वो जीत जाएंगे, अगर आप सवाल ही करते रहे तो पता नहीं फिर क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं जी, पिछली यानी अपना जुमेरात को जी जो एक गालिब का एक शेर मैंने पढ़ा था, मुझे गालिब का याद था, तो उस पर कयूम निजामी साहब ने गिरफ्त की, ये गालिब का शेर नहीं है। मैंने कहा किसका है, तो वो उनको भी मालूम नहीं था। तो उस पर सबसे पहले तो ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब का टेलीफोन आया। अच्छा, हमारे वही ब्रिगेडियर जी 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 जी, ISI असगर खान के MI वाले, असगर खान के जी, वो बड़े सुखन फहम भी हैं, और गालिब के 100 शेर, गालिब के 100 शेर गालिब के नाम से उनकी किताब छपी है, जिसमें उन्होंने गालिब के मुश्किल अशार की तौज़ीह की है और दूसरे शारहीन जो है उन पर बड़ा नक़द किया है, उन पर तनकीद की है, उनकी गलतियां वाज़ेह की हैं। वो एक मास्टरपीस है। तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पर SMS भेजा, कहा कि ये जनाब शेर यूं है, मकतबाए इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिले जिसको सबक याद रहे। अच्छा, और ये ताहिर अली रिजवी साहब हैं जी, मरहूम, उनका शेर है। वो कानपुर के रहने वाले थे, 1840 में पैदा हुए, 1911 में रुखसत हुए। ठीक है। तो अब जो मारूफ मिसरा है, जो मशहूर है, वो उससे मुख्तलिफ है जो उनका था, लेकिन जो मशहूर शेर है उसमें उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, और ये कुछ ज्यादा भला लगता है। हाँ। पर फिर मुझे जनाब नासिर, वो हमारे जो क्या नासिर जैदी साहब जी, उनका भी फोन आया। उन्होंने कहा कि ये शेर जो है वो ताहिर अली रिजवी साहब का है। फिर एक और दोस्त का SMS आया, किसका, तारिक कलीम साहब, तारिक कलीम साहब का भी आया। लेकिन पहल जो थी वो ब्रिगेडियर हामिद सईद ने की, और तफसीलात भी मुकम्मल मैंने फराहम की। तो वो आप नोट कर लें हमारे सुनने वाले। ठीक है। शामी साहब, मंजूर साहब हैं खानेवाल से। जी, अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। सर, शामी साहब बहुत बहुत सलाम, और आपकी दुआएं कि आप जैसे बुजुर्गों की जरूरत है, हम दुआ करते हैं आपके लिए। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। और जी, मेरा सवाल है, एक तो आपकी वसातत से मैं अपने रहमान मलिक साहब को शाबाश देता हूँ। वालेकुम शाबाश। वो आपकी शाबाश। हमारी आजाद अदलिया जो है वो दहशत गर्दों को रिहा करने में नहीं, वो देखिए वो एक अलग बहस है। आप कोई कानून तो बदले ना। अगर एविडेंस का जो लॉ है दुरुस्त नहीं होगा, गवाहियां ठीक नहीं होंगी, तो अदलिया को तो हम मुर्दे इल्जाम नहीं कर सकते। साहब, आप बार बार ये कहते हैं कि एविडेंस का लॉ चेंज करना, और लोग कहते हैं कि अगर एविडेंस का लॉ चेंज कर दिया तो इस पुलिस के हाथों में जब ये लॉ आएगा तो बहुत सारे लोग दहशत गर्दों के हाथ में रहे, इंतखाब कर ले, आगे कुआं पीछे खाई, फिर ठीक ले जी। ये पुलिस तो कुछ 2-4 छित्तर ही मारती है जी, दहशत गर्द तो 1 मिनट के अंदर सैकड़ों लोगों को जनाब सूए अदम रवाना कर देते हैं। जी, नवाज साहब है लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम नवाज साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। शामी साहब, एक सवाल करना था। हाँ जी, फरमाएं, जल्दी से फरमाएं। सर, ये आपने हामिद मीर साहब की बात की, इसके अलावा जितने भी हैं सहाफ़ी हज़रात हमारे जो शहादत पा चुके हैं, जी जी, तो उनके बारे में भाई मेरे वो खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं हुई, उनकी कार के नीचे से बरामद हुआ है। उनकी दुआ करें आप उनके लिए, और बाकी बातें फिर करेंगे। और एक बात सुने, हमारे जो मुनीर अहमद खान साहब हैं जी, उन्होंने ये मुझे SMS किया है कि जनाब प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा जा रहा है, ये पेन जेब में क्यों लगा रखा है? तो मैंने जनाब जेब से निकाल लिया है, अब आप खुश हो जाए। मुनीर अहमद खान साहब नोट फरमा ले। बाकिर साहब है सरगोदा से। जी, अस्सलाम वालेकुम बाकिर साहब। वालेकुम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुजूर। मैं एक बात करना चाहता था, काफी दिनों से आपसे राब्ता करने के लिए। ये जो दहशतगर्द और धमाका ये सिस्टम जो चल रहा है, तो मैं इन दहशत गर्दों और मजलूमों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये तारीख है हजरत आदम से लेके आज तक मजलूम हमेशा जिंदा रहा है और जालिम मुर्दा हुआ। ठीक बात है। जो लोग निशाना बनाते हैं किसी कसूर के बगैर, जुर्म के बगैर, लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। कुरान तो कहता है जिसने एक शख्स को नाहक कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। आरिफ साहब हैं खुशबुओं के शहर पेरिस से। जी, अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते कहाँ चले गए आप पेरिस से?
शामी साहब बस आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। और आज जो आपने बात की है ना वजीर दाखिला के बारे में, यकीन करें आपने सच बोला है, वाकई हमें शाबाश देने चाहिए वजीर दाखिला को। और दूसरी बात यह है कि हमारी अदलिया को भी कुछ अब ब्रेक लगानी पड़ेगी। चलो अदलिया की ब्रेक पहले आपकी ब्रेक लग जाएगा भाई। अदलिया जो है अपनी जगह है, उसको वो खुद ही ब्रेक लगाएगी। हम कहा पेरिस से ब्रेक नहीं लगती अदलिया को, हमारे ब्रेक ना लगवा दें आप। अब्बास साहब है पाकपतन से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। सलाम जनाब। सर मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखता हूं और एक बहुत अहम बात है जो मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन किसी से मेरी कॉल नहीं मिलाई गई। जल्दी फरमाएं। सर मैं किसान इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी हूं। हमारे पूरे पंजाब में किसान इस वक्त वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, लेकिन कभी भी किसी एंकर ने किसानों के उन मामलात पे एक बात नहीं की जिन पे आज हम पूरा पंजाब इकट्ठे हो चुके हैं। उसके लिए हमने 3 माह से वापडा के ज़राई सार्फिन के बिल रोके हुए हैं, हर जगह दरवाजे खटका रहे हैं। आपके मीडिया से मैं खुदा के लिए गुजारिश करता हूं कि शामी साहब आप हमारे मसाइल पे भी एक दिन बात करें। बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसा करें, अपने मसाइल हमें लिखकर भेज दें, हम उस पर जिक्र करेंगे। अगर यहाँ को आपके जिम्मेदार मौजूद हों तो वो बात करें। बाकी आपने जो बिल रोके हुए हैं, हम तो इस तरह की प्रोटेस्ट की हमायत नहीं कर सकते। कायदे और ज़ाब्ते में प्रोटेस्ट होना चाहिए और जायज़ मुतालबात तस्लीम करने चाहिए। आप हमें लिख के भेज दीजिए, इंशाल्लाह हम आवाज़ बुलंद करेंगे। शाम साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।